आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। नमस्कार। इस प्रोग्राम में आज हमारे मेहमान हैं जाने माने क्रिकेट खिलाड़ी, शौकिया गायक और कमेंटेटर संजय मांजरेकर। मैदान है हरा, भीड़ से भरा, खेलने चलती है 11। विविध भारती जा पहुंची उनके घर और उनके घर में शुरू हुई सवालों की बॉलिंग और जवाबों की जो बौछारें, वो सब हमारी रिकॉर्डिंग टीम ने रिकॉर्ड कर ली आपके लिए। सवालों की बॉलिंग कर रहे हैं रविराज प्रणामी और निम्मी मिश्रा। जवाबों की बैटिंग कर रहे हैं संजय मांजरेकर। तो आइए मजा लेते हैं। ये है क्रिकेट। संजय जी, हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। संजय, से पहले कि मैं आपसे बात करूं, मैं अपने श्रोताओं को बता देना चाहूँगा कि संजय विजय मांजरेकर जैसे पिता वैसा पुत्र, देश के गिने चुने बल्लेबाजों को तकनीकी रूप से दक्ष बल्लेबाज के रूप में जाना जाता रहा है। उनमें से एक आप रहे हैं। लेकिन हम जितने भी क्रिकेट फैंस रहे हैं, उनका एक छोटा सा अफसोस है आपको लेकर। वो ये कि आपसे जैसी अपेक्षा थी उतना क्रिकेट आप खेल नहीं सके और बहुत जल्दी आपने बल्ला टांग दिया। क्या ये अफसोस आपको भी है? अपेक्षाएं तो सबसे रहती। मुझे लगता है कि आजकल लोग सचिन तेंदुलकर से भी डिसअपॉइंटेड रहते हैं कि अगर 2 मैच में वो जल्दी आउट हो जाते हैं तो बहुत ही उनको दुख होता है। तो ये अपेक्षाएं आई थिंक भारतीय क्रिकेट फैन की बहुत ज़्यादा लोगों से होती है। लेकिन मेरे बारे में थोड़ा सही है, क्योंकि जो मुझे हासिल करना था क्रिकेट में उतना मैंने किया नहीं। लेकिन क्रिकेट में 2 वैरायटीज होते हैं, टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट। तो मुझे लगता है टेस्ट क्रिकेट का जो परफॉर्मेंस था मेरा, वो बेहतर हो सकता था। लेकिन वनडे क्रिकेट में जो परफॉर्मेंस मैंने की भारत के लिए, उससे मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ। आपने वनडे में भी अच्छा एवरेज निकाला है, जो कि एक मतलब बल्लेबाज का 33 अप होता है, वो बहुत अच्छा एवरेज माना जाता है। आपने जिस तरीके से करियर की शुरुआत की और करियर की शुरुआत में ही जैसे कि वो बॉल आपको लगी और उसके बाद आपको थोड़ा बाहर बैठना पड़ा और उसके बाद से वो अपशकुन जैसा चलता रहा, आप अंदर और बाहर, इस तरीके से काफ़ी कुछ रहा आपके साथ। 3-4 चीज़ें जो हैं वो संजय मांजरेकर के साथ जुड़ी हुई हैं। एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे श्रोताओं को वो एक्सपीरियंस बताइए जब आपको बॉल लगी थी और हम सब घबरा गए थे। वो एक्चुअली शगुन अच्छा था, क्योंकि पहली टेस्ट मैच में ही बॉल लगी और उसके बाद मेरा करियर टेक ऑफ हुआ। वो मैच थी दिल्ली में और पिच ऐसा था कि वो मैच बहुत ही लो स्कोरिंग मैच हुआ था। और मुझे जब मैं फिर से उस इंसिडेंट को याद करता तो मुझे लगता है मेरा थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस जो सेकेंड इनिंग में था उसके वजह से और इन एक्सपीरियंस की वजह से मुझे वो चोट लगी। क्योंकि सेकेंड इनिंग में 1 घंटा वेस्ट इंडीज फास्ट बॉलर्स को काफ़ी कंफर्टेबली खेल रहा था। तो उस रिलैक्सेशन जो होती है, जो बाद में आप सीखते हैं कि ऐसा क्रिकेट में एक पल के लिए भी रिलैक्स होना इज़ फेटल, तो वही हुआ। एक तेज़ शॉर्ट डिलीवरी पर मैं थोड़ा कैजुअल सा खेल गया और बॉल सीधे आके आंखों में लगी, मेरे आंख पे लगी एक्चुअली, और 7-8 स्टिचेस पड़े मुझे। और उसके बाद मेरी बाई आंख बंद थी 4-5 दिन के लिए। लेकिन मैं बहुत यंग था तब, और मुझे एक चीज़ याद है कि लोगों को उसका बहुत दुख हुआ कि मुझे बॉल लगी। लेकिन जो बॉल लग के मुझे जो पब्लिसिटी मिली और जो रिकग्निशन मिली कि वेस्ट इंडीज़ आए और उन्होंने ये खून की नदियाँ बहाने शुरू की, ऐसे पेपर में जब प्रेस क्लिपिंग आया और मेरा फोटो आया, तो मुझे अच्छा लगा कि चलो नोटिस तो हो गया हूँ मैं टेस्ट क्रिकेट में। और एक इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रहती है कि अगर आप वो इंजरी लेके बाहर बहुत ज़्यादा बैठते हो तो वो साइकोलॉजिकल उसका आपके ऊपर बहुत ही गलत असर पड़ सकता है। तो मैं जल्दी से वापस टेस्ट क्रिकेट में आया और उसके बाद अच्छी पारी शुरू हुई। ज़्यादा करके ये बोला जाता है कि फास्ट बॉलर्स जो होते हैं वो डराने के लिए बल्लेबाज को इस तरीके के मतलब इंसिडेंसेस हो जाते हैं कई बार। आप अगर सतर्क ना हो या बॉल लग जाती है और फिर अलग अलग
प्रकार की बातें होती है, जैसे करने लग जाता है कि कोई बल्लेबाज टेक्निकली फास्ट बॉलर्स को खेलने में सक्षम है कि नहीं है। तो कई लोग सुगबुगाहट करते हैं कि नहीं, संजय घबरा जाते हैं, और कई लोग बोलते हैं कि टेक्निकली इतने साउंड है कि वो फास्ट बॉलर्स को उससे अच्छा कोई खेल नहीं सकता है। आप अपने मन की बात बताइए कि आप किस तरीके से खेलते रहे हैं फास्ट बॉलर्स को, और क्या ये डर वाकई कोई डर होता है? जो आदमी, जो बैट्समैन बोलता है कि मैं क्रिकेट बॉल से डरता नहीं, वो गलत बोलता है। अगर वो चीज़ होती तो हेलमेट नहीं पहनते या अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करते, क्योंकि वो चीज़ ऐसी है कि वो लगी जाए शरीर पर कहीं पर तो बहुत सीरियस इंजरीज हो सकती है। तो मुझे लगता है कि मेरी, लेकिन आपने सही कहा, टेक्निक ऐसी हुई थी डेवलप कि मैं फास्ट बॉलिंग ज़्यादा अच्छी खेल सकता था स्पिनर्स के बजाय। और मेरा रिकॉर्ड इवेंचुअली ये भी प्रूव करता है कि जिस टीम के पास फास्ट बॉलर्स अच्छे थे और जिस देश में फास्ट बॉलिंग ज़्यादा होती है, वहाँ पर मेरा परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा रहा है। और एवरेजेस भी अगर कंपेयर करने जाएं, अभी ये एवरेजेस बहुत बार मिसलीडिंग भी होते हैं, लेकिन बाहर, भारत के बाहर मेरी एवरेज एज अ बैट्समैन ज़्यादा है घर में खेलने के बजाय। संजय जी, आप क्रिकेट खेलते हैं, आपके बहुत सारे फैंस हैं, आपके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, क्रिकेट के बारे में भी जानते हैं कि आप कैसा खेलते हैं। आप अपने बारे में ये कुछ बताइए कि बचपन में आप कैसे बच्चे थे? बहुत नटखट, बहुत शरारती? नहीं, एक्चुअली पता नहीं, मेरी माँ तो कहती है कि मैं बहुत ही वेल बिहेव्ड लड़का था। और एक मेरे साथ अच्छी चीज़ ये हुई कि क्रिकेट का शौक, मेरे पिताजी क्रिकेटर थे इसलिए शायद नहीं हो, लेकिन मेरे खून में पहले से क्रिकेट खेलने का बहुत जोश था। तो बहुत पहले से मैंने क्रिकेट को बहुत सीरियसली खेला, और उसकी वजह से मुझे लगता है कि बाकी चीज़ों में ध्यान बहुत कम हुआ। तो मैं, एक पढ़ाई का प्रेशर था घर से, क्योंकि घर में एक ऐसा माहौल था कि क्रिकेट खेलो, टेस्ट क्रिकेट खेलो, कुछ भी करो, लेकिन पढ़ाई, आपकी जो बेसिक ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये दो चीज़ें करने में मैं इतना बिजी रहता था कि शरारत ज़्यादा नहीं हुई मुझसे। अच्छा, तो अच्छे स्टूडेंट थे? गुड स्टूडेंट, क्योंकि एसएससी में भी फर्स्ट क्लास मिला, 12th स्टैंडर्ड में भी 59% मिले इन स्पाइट ऑफ क्रिकेट। तो ठीक है, आई मीन नॉट सो बैड। अच्छा, आप गाने कैसे पसंद करते हैं? क्योंकि श्रोता संजय मांजरेकर जो है वो गाने के बहुत शौकीन हैं, खुद गाते भी हैं और बहुत अच्छा गाते हैं। उनका एक एल्बम भी निकला है। हम चाहेंगे संजय जी कोई अपनी पसंद का गीत सुनाया जाए। गाने का तो शौक क्रिकेटर्स को बहुत रहता है, लेकिन दो तरह के क्रिकेट मैंने टीम में देखे। एक तो बहुत ही वेस्टर्न म्यूजिक सुनते हैं, और कई लोग मेरी तरह हैं जो हिंदी म्यूजिक, और वो भी एकदम हिट गाने रहते हैं, वो मैं सुनता हूँ, लेकिन मुझे वो कोने से इधर उधर से खींच के एक दो गाने निकाल के वो ज्यादा मैं एंजॉय करता हूँ, जो ज्यादा सुने नहीं है। आप अच्छे से बता सकेंगे और हमारे श्रोताओं को भी बड़ा अच्छा लगेगा ये जानकर कि आपके साथ के जो क्रिकेटर्स हैं वो किस तरीके का म्यूजिक सुनते रहे हैं। वो बातें आप ही ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं। नहीं, पहले तो आप गाना सुनाइए संजय जी, एक अच्छा सा जो आपको बहुत पसंद है, और फिर हम आपकी पसंद का एक और गाना भी सुनेंगे। मैं एक पहले एक्चुअली मैं मेरी पसंद का एक गाना सुनाऊंगा आपको, और एक्चुअली बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस है। जब आपने मुझे फ़ोन किया ये इंटरव्यू के लिए, टाइम लेने के वक्त के कौन सा टाइम सूटेबल होगा, तो बैकग्राउंड में ये गाना बज रहा था। तो मुझे इतना ये कोइंसिडेंस लगा कि ये इंटरव्यू आई थिंक टेलीपैथिक था ऑलमोस्ट। तो वो मैं पहले वो गाना मैं सुनना चाहूँगा और सुनाना चाहूंगा। और ये अनुपमा फिल्म का गाना है, लता मंगेशकर ने गाया, बहुत ही बढ़िया सॉन्ग। गा के बताइए कि कौन सा गाना है ये? ये एक्चुअली गाना मेरे दिमाग में तब बैठा जब मैं इंग्लैंड में क्रिकेट खेल रहा था और एक फिल्म चल रही थी, अमिताभ बच्चन का इंटरव्यू था, और उन्होंने कहा कि ये मेरा बहुत ही फेवरेट गाना है, और वो गाना बज रहा था। ये फिल्माया भी बहुत अच्छी तरह से गया है। तो ये गाना ऐसे जाता है कि ऐसी ही बातें होती है, ऐसे ही बातें होती है, कुछ दिल ने कहा कुछ भी नहीं, कुछ दिल ने सुना, कुछ भी नहीं, ऐसी भी बात
बातें होती हैं, ऐसे भी बातें होती हैं, कुछ दिल ने कहा कुछ भी नहीं। झूठा निखार, जीवन तो सोना ही रहा, सब समझे आई है बहार। कलियों से कोई पूछता, हंसती भी बातें होती हैं, ऐसे भी बातें होती हैं, कुछ दिल ने कहा कुछ भी नहीं। कुछ दिल ने सुना कुछ भी नहीं। संजय जी, गाना तो आपने बहुत अच्छा गाया, क्रिकेट आप बहुत अच्छा खेलते हैं, और क्या क्या शौक हैं आपके बचपन से? जैसे मैंने कहा कि पढ़ाई और क्रिकेट ये दोनों चीज़ें ही ज़्यादा की, और जब मैं सोचता हूँ तो और चीज़ें बहुत कम की मैंने, क्योंकि एक जब बचपन में क्रिकेट आप सीरियसली खेलते हैं तो एक गलत फहमी है वो, लेकिन अच्छी है अपनी सेहत के लिए और अच्छा डेवलपमेंट के लिए, कि कुछ और चीज़ अगर करने जाओ तो ऐसे मन में बहुत लोगों ने ऐसे बिठा के रखा था कि अगर ये चीज़ करोगे तो क्रिकेट पे बुरा असर पड़ेगा या पढ़ाई पे बुरा असर पड़ेगा। तो ये जो रात में जाके नाइट क्लब्स या पार्टीज या जो मज़ा यंगस्टर्स करते हैं उसमें कोई बुराई नहीं है अगर लिमिट में करो, लेकिन एक रात भी अगर मैं थोड़ा लेट नाइट कहीं जाता तो मुझे लगता कि नहीं, इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा और शायद नेक्स्ट डे अगर मैच हो तो मैं जल्दी आउट हो जाऊंगा। तो मेरी एकदम वेरी डिसिप्लिन लाइफ गई, इसलिए शायद रिटायर होने के बाद मैं ज़्यादा जो यंगस्टर्स करते हैं टीनेजर्स, वो अभी मैं रिटायरमेंट की बात कर रहा हूँ। तो आपको कहीं ऐसा लगता है कि जो कुछ बचपन में पाना चाहिए, बहुत कुछ करने की तमन्नाएं रहती हैं और कुछ शरारत करने की और मस्ती करने की, तो वो आपकी कुछ अधूरी रह गई क्या? मस्ती यानी मेरी बहुत सिंपल सी मस्ती होती थी कि दोस्तों के साथ बैठे, कुछ डिनर पे गए, बातें की। तो ये जो बोलते हैं ना कि वो घड़ी का कोई अंदाज नहीं रहता, टाइम क्या हुआ है, वो जो मस्ती रहती है कि पता ही नहीं चलता टाइम कितना हुआ है, और रात भर टाइम पास करते हैं दोस्तों के साथ, यहाँ वहाँ घूमना, वो बहुत कम किया है मैंने। तो वो शायद अभी करने की उम्मीद रखता हूँ, लेकिन अभी बाल बच्चे वाला आदमी हो गया तो वो ज्यादा वो भी नहीं करता, वो प्रेशर रहता है कि बच्चों बाल बच्चों के साथ आप घूम के वो जो आप, हाँ, लेकिन वो मजा नहीं रहता जो दोस्तों के साथ, लड़कों के साथ एक साथ करते हैं, वो एक अलग मजा। अच्छा, पिताजी का कितना इन्फ्लुएंस रहा आपका? वो उनका लेट कट, उनके हुक्स वगैरह बड़े बड़े मतलब लोकप्रिय रहे हैं, उनके बारे में लोग चर्चा करते रहे हैं। तो संजय को विरासत में क्या क्या मिला है? विरासत में मुझे लगता है जो नेचुरली जेनेटिकली आया होगा पिताजी के खून से, वो एक क्रिकेट का शौक। लेकिन एक बहुत मैं जब सोचता हूँ अभी, एक बहुत ही अलग माहौल था घर में, कि मैंने अभी देखा है कि बहुत पेरेंट्स इतने इन्वॉल्व रहते बच्चों के क्रिकेट में, नॉन क्रिकेटिंग पेरेंट्स भी अगर वो क्रिकेट नहीं खेले हो तो इतना उस बच्चे के लिए कोशिश करते, अच्छे एकेडमी में डाले। अगर बच्चा 6 बजे उठता है तो माँ 5 बजे उठ जाती है, उनको खाना पीना तैयार करके उनको बहुत सपोर्ट एनकरेज करते हैं। मेरे घर में एकदम उल्टा सा था
ऑल्दो माई फादर वॉज अ टेस्ट क्रिकेटर, बहुत बार ऐसा होता था कि मैं एक अंडर 19 की इम्पोर्टेंट मैच, जब मैं 16-17 साल का था और बहुत ही क्रूशल करियर का स्टेज चल रहा था, कि मैं घर से तैयार होकर निकल रहा हूँ तो पिताजी बैठे हुए रहते थे और पूछते थे कि कौन सी मैच है आज, क्या करने जा रहे हैं ऐसा। तो बहुत ही ये अलग माहौल था, क्योंकि पिताजी आई थिंक अपनी दुनिया में ज़्यादा थे। और मुझे लगता है जब मैं ये सोचता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात हुई, क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी यंग क्रिकेटर्स जिनके पेरेंट्स ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, और स्पेशली खुद क्रिकेटर रहे हैं तो बच्चों से उनकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी अनरियलिस्टिक होती हैं, तो वो प्रेशर बहुत क्रिकेटर्स, यंग क्रिकेटर हैंडल नहीं कर पाते। तो शायद मेरे पिताजी ने, अब मैं सोचता हूँ कि शायद जानबूझ के वो थोड़ा मेरे से दूर रहे। बहुत बड़ी बात है ये। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे हम आपसे ख़ास तौर से, क्योंकि आपके पिताजी वगैरह मतलब उस ज़माने के साथ क्रिकेटर्स के साथ खेलते रहे हैं, तो आना जाना भी रहता होगा आपके घर में, एक पूरा क्रिकेट का माहौल होता था, सारे जाने माने जो खिलाड़ी होते थे वो आपके घर में, तो उन सबको किस तरीके से एक छोटा संजय दिया करता था, और क्या उनको हर खिलाड़ी आपको कुछ ना कुछ टिप देता था क्या, और कब लगा कि आप बड़ा क्रिकेट खेलेंगे? हम दादर में रहते थे जब मैं 10 साल की उम्र का था, तब इस नए घर में आए हम। तो तब उस घर में बहुत ये सुपरस्टार्स का आना जाना रहता था, गावस्कर, विश्वनाथ, प्रसन्ना, चंद्रशेखर। मेरे पिताजी बहुत शौक था उनको क्रिकेटर का, और वो ऐसे क्रिकेटर नहीं थे कि जो 60s में खेले, वो 50s और 60s में खेले। तो बहुत लोगों का ऐसा होता है कि खुद की क्रिकेट अच्छी होती है, उसके बाद वाली क्रिकेट बोलते कि आजकल कुछ दम नहीं है। ऐसी चीज़ मेरे पिताजी में नहीं थी। वो 60s में उनका क्रिकेट खत्म हुआ, लेकिन 70s और 80s में भी जो क्रिकेटर्स आए, गावस्कर आए, चंद्रशेखर, प्रसन्ना, उनके भी वो उतने ही फैन थे और उनको एक्चुअली वर्शिप करते थे। तो इन लोगों को घर में बुलाते दादर में, और मुझे एक जॉब दिया जाता था, क्योंकि हम लोग मेन रोड पे रहते। तो अगर क्रिकेटर्स को लोगों ने देखा गाड़ी से उतरते हुए आते हुए, तो वहाँ पर भीड़ हो जाती थी इमीडिएटली, क्योंकि मेन रोड दादर का एकदम पॉपुलर एरिया थी वो। तो मुझे वो एक छाता लेके भेजते थे, मुझे उसकी कोई एक्चुअली यूज़ पता नहीं चला, लेकिन पिताजी हमेशा बोलते कि एक छाता लेके जाओ, और जब वो गाड़ी से उतरे तो छाते के नीचे से उनको लेके आओ, ताकि लोग ज़्यादा देखे नहीं। लेकिन वो काम नहीं करता था, क्योंकि छाते के धूप में कोई छाता लेके 3-4 लोगों को लेके जा रहे तो लोगों का और ध्यान जाता था, और भीड़ तो होती थी। लेकिन ये चीज़ों से मुझे लगता है वो इंस्पिरेशन मिलती थी कि मुझे भी इनकी तरह बनना है। और एक मुझ में एक ब्लाइंड बिलीफ थी कि जब आदमी, मेरी तरह आदमी जो क्रिकेट का शौकीन रहता है, जब बड़ा होता है तो वो टेस्ट क्रिकेट ही खेलता है और कुछ नहीं। तो ये एक बचपन में एक गलतफहमी थी जो फिर भी अच्छी थी। आजकल क्रिकेट का इतना जोर है, सब लोग अगर क्रिकेट का मैच चलता है तो अपना सब काम धाम छोड़ के टीवी के सामने होते हैं, या फिर जो जा सकते हैं विदेश या अपने देश में देखने के लिए वो देखते हैं। तो आपके पिताजी के ज़माने का क्रिकेट और आपके ज़माने का, कि मतलब अब जैसे फिल्मी हीरो को लोग देखना पसंद करते हैं, उनकी एक झलक पाना चाहते हैं, ऐसे ही आप लोगों की स्थिति, आप कैसा महसूस करते हैं अपने आप को? मुझे लगता है जब मेरे पिताजी खेलते थे, मैं भी 90s तक खेला हूँ, तो मैं जब खेला और अभी जो खेल हो रहा है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन मेरे पिताजी जब क्रिकेट खेलते थे तो एक क्रिकेट फैंस होते थे, और वैसा एक ग्रुप होता था, अगर 100 लोग हैं उसमें से 50 लोग क्रिकेट फैंस हैं। लेकिन आज तो 100 से 100 लोग क्रिकेट पसंद करते हैं। तो ये टेलीविज़न के माध्यम से एक चीज़ अच्छी हुई है, और जिस तरह से क्रिकेट को ग्लैमराइज किया है कि जो क्रिकेट इतना ज़्यादा पसंद भी नहीं करते थे वो भी खींच गए इस गेम की तरफ और क्रिकेटर्स की तरफ। तो मे बी वो क्रिकेट की इतनी जान नहीं रखते, लेकिन क्रिकेट देखना पसंद करते हैं, क्रिकेटर्स को देखना पसंद करते हैं। ऐसे भी लोग रहते हैं कि जो क्रिकेट ज़्यादा नहीं देखते लेकिन क्रिकेटर्स को देखते हैं। तो ये चेंज हुआ है, और जो मुझे लगता है गेम के लिए बहुत ही अच्छा है। आपके पिताजी भी गाने के और संगीत के शौकीन रहे होंगे, या उनकी पसंद का कोई गीत याद अगर आपको आ रहा हो तो हमारे श्रोताओं को ज़रूर सुनवाइए। मेरे पिताजी तो मुझे लगता है मेरे से ज़्यादा उनको गाने का शौक था, लेकिन मेरे जितना वो क्या बोलते हैं ब्रॉड माइंडेड नहीं थे। उनको सिर्फ एक सिंगर पसंद आता था और उसके ही गाने सुनते थे। तो घर में वही गाना बजता था, जो एक के पीछे एक वही सिंगर का गाना। तो शायद उसकी वजह से वो मेरे फेवरेट सिंगर नहीं, लेकिन बहुत ही ग्रेट सिंगर हुए हैं वो। मुकेश, चंद्रशेखर जो उनके ज़माने के लेग स्पिनर थे, वो भी बहुत ही फैनेटिक है। वो लोग सिर्फ फैंस नहीं है, वो बहुत ही उनको वर्शिप करते हैं। मेरे पिताजी भी उसी तरह के थे, और उनका फेवरेट गाना मैं चाहूँगा कि आप सुनाए लोगों को। और कौन सा गाना? उसका नाम है सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन।
चलिए सुनते हैं। तेरी याद में सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन हो सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन हो मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं रहे ओ सारंगा तेरी याद में। का झूलना वो पीपल की छाँव वो अम्बुआ का झूलना वो पीपल की छाँव घूंघट में जब चांद था मेहंदी लगी थी आज उजड़ के रह गया आज उजड़ के रह गया वो सपनों का गाँव ओ सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन हो मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं रहे ओ सारंगा तेरी याद में। संग तुम्हारे दो घड़ी बीत गए जो पल संग तुम्हारे दो घड़ी बीत गए जो पल जल भर के मेरे नैन में आज हुए ओझल सुख लेके दुख दे गई सुख लेके दुख दे गई दो आँखियाँ चंचल ओ सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन हो मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं रहे
बात आपके पिताजी की चल रही है, उनकी पसंद का गीत भी हमने सुना, तो आप मतलब बहुत स्ट्रिक्ट थे आपके पिताजी आपके साथ कि मतलब पढ़ाई को लेके, खेल को लेके, घर में डिसिप्लिन, ऐसा कुछ था? पढ़ाई का ये जो पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी माँ ने ली थी और मेरे पिताजी ने वो पहले से ही डिसाइड किया था कि जो पढ़ाई का प्रॉब्लम होगा वो सब माँ हैंडल करेगी, मैं क्रिकेट का देखूंगा। लेकिन क्रिकेट पे भी उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उनको टेम्पर बहुत था, बहुत ही इम्पल्सिव आदमी थे। और एक चीज़ तब जो हुई जो आजकल ज़्यादा नहीं होती, और इस मामले में हम लोग बहुत ही फॉर्चुनेट है, हमारी जनरेशन ऑफ क्रिकेटर्स के रिटायरमेंट के बाद हमें कुछ क्रिकेट को लेके काम करने का अवसर मिलता है। जो गेम हमें पसंद है वो रिटायर होने के बाद भी उससे जुड़े रहने का एक मौका मिलता है कमेंट्री के द्वारा। कोचिंग के अभी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हुए हैं, फिर एडमिनिस्ट्रेशन में अभी क्रिकेटर्स आ रहे हैं। मेरे पिताजी के टाइम बहुत ही कम अपॉर्चुनिटीज़ थी, तो तब क्या होता था कि क्रिकेटर रिटायर होता था और बेचारा नौकरी पे लगता था। तो बहुत ही ये कॉमन था कि बापू नाडकर्णी, पॉली उमरीगर जो तब के क्रिकेटर्स थे, रिटायर होने के बाद वो एसीसी में काम करते थे या बैंक में काम करते थे। लेकिन उनका वो बोलता है ना, उनका प्यार तो क्रिकेट के साथ था, तो वो ज़्यादा वो क्रिकेट को उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली उसके साथ जुड़े रहने की। तो वो मेरे पिताजी वो हैंडल नहीं कर सके, उतना उन्होंने पोस्ट रिटायर्ड लाइफ इतनी एंजॉय नहीं की, तो उसकी वजह से शायद इतने वो खुश नहीं थे। तो उसकी वजह से मैं उनसे बहुत दूर रहता, मैं बहुत डरता था मेरे पिताजी से। और एक हफ्ते में शायद 2 सेंटेंसेस उनके साथ बात करूँ तो वो जो फ्रेंडली एक रिलेशन होता है पिताजी और बेटे में, वो नहीं था। मैं बहुत ही उनसे डरता था। अच्छा, इस घर ने 2 बड़े क्रिकेटर दिए हैं और दोनों जब असफल होके या इनिंग्स वगैरह ख़राब खेल के लौटते थे तो क्या माहौल हुआ करता था? आपके पिताजी जब कुछ ख़राब इनिंग हो जाती थी और आते थे तो किस तरीके से यहाँ रिएक्ट करते थे, और आपका क्या रिएक्शन होता था जब आप लौटते थे? नहीं, मैं उनसे बहुत ही अलग हूँ टेम्परामेंट में। मेरे पिताजी तो इनिंग खराब होने की ज़रूरत नहीं थी, उनको मूड खराब होने में, कभी कभी किसी और मूड को लेके वो आते थे, कभी कभी बहुत अच्छे मूड में रहते, तो वो एक्सट्रीम उनका एक बिहेवियर था। मेरे पिताजी और मेरा टेम्परामेंट बहुत ही अलग है। मेरे पिताजी क्रिकेट में स्कोर होने के उनको एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए था, किसी और कारण से भी वो नाराज़ होकर घर आ सकते थे। लेकिन मेरा ऐसा था कि मैं घर आके क्रिकेट की बातें नहीं करता। जब मैंने अच्छी क्रिकेट खेलने शुरुआत की 17 साल से, जब सीरियस क्रिकेट और मेरा प्रोग्रेस होने लगा बम्बई क्रिकेट में, तब मेरे पिताजी नहीं थे, वो 83 में गुजर गए। तो घर में सिर्फ मेरी बहनें और माँ होती थी और क्रिकेट का टॉपिक ही नहीं होता था कि क्या हुआ, कैसे आउट हुए, ऐसी बातें ही नहीं होती थी। और बहुत बार मेरी माँ या बहन को पता नहीं चलता कि आज इसने अच्छा स्कोर किया है, बुरा स्कोर। उनको वो रहता होगा कि आज क्या किया है इसने, लेकिन वो इतना ईगर नहीं दिखाते थे जानबूझ के। और बहुत बार उनको पता नहीं चलता कि मैं आज 100 रन बना के आया हूँ या 200 रन बना के, तो थोड़ी देर के बाद पूछते तो मेरे चेहरे से तो उनको पता नहीं चलता। तो जो क्रिकेट फील्ड पे होता था वो घर में नहीं आता था जब मैं सीरियसली क्रिकेट खेलने, वो एक अच्छी बात थी। अच्छा संजय जी, आपने खेल तो इतना खेला, आप कई बार आउट भी हुए, पर आपको जिंदगी में किसने आउट किया? वो अभी 11 साल मेरी पत्नी है, 11 नहीं एक्चुअली 12 साल हो गया अभी। और हमारी पहचान बहुत पहले हुई थी। तो खेल के दौरान? नहीं एक्चुअली, कि मेरा एक कॉमन फ्रेंड था, उसने इंट्रोड्यूस किया था। और मेरे मन में एक इमेज था कि पत्नी हो तो ऐसी इमेज रहता है। तो कैसी बहुत आइडियल, बिल्कुल पति के पीछे पीछे चलने वाली? नहीं, पति के पीछे पीछे नहीं, लेकिन एक मेरा मानना था कि अगर मेरे में कोई 10 क्वालिटीज है तो उसमें वो ऐसे 8 क्वालिटीज होनी चाहिए। अभी 12 साल हुए शादी को, और उसके पहले हम 5-6 साल उसके पहले मिले थे, तो ये संबंध काफी सालों का है। और अच्छी बात यह है कि जब मैं इंडियन टेस्ट प्लेयर बना उसके बाद मुलाकात नहीं हुई, उसके बहुत पहले हुई, तो मैं सोचता हूँ कि उसको शायद मैं एज अ पर्सन पसंद आया होगा। मतलब क्रिकेट बीच में नहीं आया? क्रिकेट बीच में नहीं आया और क्रिकेट के अचीवमेंट्स बीच में नहीं आए, तो मैं अपने आप को ये कन्विंस करता हूँ कि उसे मैं एज अ पर्सन अच्छा लगा हूँ, नॉट एज अ क्रिकेटर। तो ये एक बात मैं बार बार दोहराता हूँ। और लेकिन एक कॉमन फ्रेंड ने मुलाकात करवाई थी, और मेरा एक पहले से मानना था कि अगर पत्नी या लाइफ पार्टनर हो तो कंपैटिबिलिटी या जो स्वभाव है दोनों में वो बहुत मिलते जुलते हो, अगर वैसा हो
तो ज़रा इजी बनता है रिलेशनशिप। तो मुझे लगता है कि हम दोनों में ये एक चीज़ बहुत कॉमन है कि बहुत चीज़ें जो मुझे अच्छी लगती है वो उसे भी अच्छी लगती है। तो ये गानों की जो मैंने लिस्ट बना के रखी है, जो मुझे सुनाना है लोगों को और सुनने हैं, तो ये गाने उनको भी उतने ही पसंद आते हैं जो। हाँ, तो ये बात हम जारी रखेंगे, पर एक बीच में गाना सुन लेते हैं। ठीक है, तो अगर अभी डुएट की बात चल रही है, लाइव पार्टनरशिप की, तो एक डुएट सुनते हैं। ये दो सिंगर्स है, किशोर कुमार और लता मंगेशकर। मुझे लगता है वो जब एक साथ गाते हैं तो मुझे लगता है ऐसी स्टैंडर्ड वोकल की है कि इससे अच्छा हो ही नहीं सकता एक डुएट। इतनी अच्छी वोकल क्वालिटी है, मैं बार बार यही सोचता हूँ कि इसे अगर बीट करना हो तो मुझे लगता है वर्चुअली इम्पॉसिबल है कि उन्होंने सबसे हाईएस्ट स्टैंडर्ड रीच किया और इस गाने में वो क्वालिटी बहुत ही अच्छी तरह दिखाई देती। तो ये गाना आप सुनिए, काली पलक तेरी गोरी। ओह, बहुत अच्छा, दो चोर फिल्म का गाना है। पलक तेरी गोरी खुलने लगी है थोड़ी थोड़ी, एक चोरनी एक चोर के घर करने चली है चोरी हो चोरी। काली पलक पिया मोरी खुलने लगी है थोड़ी थोड़ी, एक चोरनी एक चोर के घर करने चली है चोरी हो चोरी। काली पलक पिया मोरी। आएगी बांध के पायल तू होठ दबाए बदन को चुराए, नाजुक कमर से लगाए अदा की कटारी जालिमा, तेरे की धीरे धीरे तू मेरे गले पर ये बाहों के खंजर, चाहे कि दिल मेरा लेकर समझ के अनाड़ी बालमा, रोज रात को वहीं बांधेगी लटों की डोरी हो डोरी। काली पलक तेरी गोरी खुलने लगी है थोड़ी थोड़ी, एक चोरनी एक चोर के घर करने चली है चोरी हो चोरी। काली पलक पिया मोरी। चोरी हो चोरी काली पलक पिया मोरी। ओ खुलने लगी है थोड़ी थोड़ी, एक चोरनी एक चोर के घर करने चली है चोरी हो चोरी। काली पलक तेरी गोरी। अच्छी हुई मेरी चोरी के एक दिल खोया तो एक दिल पाया, ऐसे कोई पास आया कि आ गया लुटने का मजा। अच्छी तेरी मेरी जोड़ी के लुट गए दोनों तो बस गए दोनों, हंस के लिपट गए दोनों। हुआ जब वादा प्यार था
और चकोरी चकोरी काली पलक तेरी गोरी खुलने लगी है थोड़ी थोड़ी। एक चोर के घर करने चली है चोरी। अच्छा संजय जी, हम बात कर रहे थे कि आप की जो ये शादी हुई और आपकी जो पत्नी है उनकी बहुत सारी बातें आपसे मिलती हैं, तो पहली बार फास्ट बॉलिंग कब हुई आपके लिए? आप फास्ट बॉलिंग झेलते हैं ना अच्छे से? नहीं, एक्चुअली फास्ट बॉलिंग वाइफ की तरफ से तो आई नहीं, बहुत ही कंफर्टेबल था सब। पिच भी बहुत बैटिंग के लिए आसान थी, बॉलिंग भी ज्यादा क्विक नहीं थी। तो एक दूसरा हम दोनों में एक पहले जो रियलाइज हुआ, दूसरा एक शौक, एक हिंदी गाने सुनने का तो एक है, और दूसरा खाने का शौक। अच्छा। उनको भी उतना ही शौक है खाने का, और हम जब एक साथ घूमते थे तब पहचान हुई थी। तो ये हमारे एक हमेशा एक ऑब्सेशन रहता था कि आज कहाँ जाकर खाएं तो ये चीजें हम बहुत करते थे एक साथ। क्या चीज पसंद है बहुत, क्या खाते थे उस जमाने में? एक्चुअली सब तरह का फूड। हमारा ये नहीं है कि भारतीय वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन ही हो, हम हर तरह का फूड एंजॉय करते उतनी तरह। इसलिए बाहर भी जब मैं जाता हूँ भारत के, तो मैं एक क्रिकेटर रहा हूँ जो ज़्यादा मुझे परेशानी नहीं होती, क्योंकि हमारे टीम में साउथ इंडियन प्लेयर्स काफ़ी रहते थे। अनिल कुंबले, वेंकटेश प्रसाद, श्रीनाथ, वो तो बाहर जाके बहुत ही दुखी होते थे। हाँ, मतलब उनको वही फूड पसंद है। और उनको वेजिटेरियन भी काम नहीं करता था, उनको साउथ इंडियन वेजिटेरियन खाना चाहिए था। तो सांबार होना चाहिए, इडली होनी चाहिए। तो अगर आप उनको आलू मटर और रोटी दो तो इतना खुश नहीं, उनको वो राइस और रसम और वो चीजें जब मिलती तब वो खुश होते थे। तो उनका मतलब आप जब पत्नी के साथ घूमते थे तो कुछ भी खाते थे? कुछ भी, मतलब साथ ज्यादा इम्पोर्टेंट था। हाँ अच्छा, उनका नाम क्या है? नाम तो बताइए। उनका नाम है माधवी, और वो रहती भी दादर में ही थी। तो यहाँ से अभी भी उनका जो घर है, क्या बोलते हैं उसको, ससुराल, मायका, मैके, ससुराल तो ये है ना मैके जस्ट अबाउट 4 मिनट की ड्राइव है यहाँ से। तो करती क्या है वो अभी? अभी तो उसका एक फुल टाइम बच्चों को देखना, 2 बच्चे हैं मेरे। कितने बड़े बड़े हैं? मेरी बेटी है देविका, वो अभी 9 साल की है, और लड़का सिद्धार्थ, वो अभी 3 साल का है, 4 साल का होने जा रहा है नवंबर में। तो इनको देखना, उनका स्कूलिंग और बेसिकली घर को संभालना। और अभी जब थोड़ा थोड़ा वक्त मिलेगा तो उसके प्लान्स है काफ़ी, वो शायद अभी इम्प्लीमेंट कर सकेगी वो। अच्छा, उनको भी क्रिकेट का उतना ही शौक है? जब आप खेलते हैं तो वो, और अब तो खैर कमेंट्री करते हैं, तो वो ध्यान से सुनती हैं बराबर? जब मैं खेलता था तो थोड़ा घर में प्रेशर हुआ करता था, स्पेशली इंडिया मैचेस को, और जब मेरा परफॉर्मेंस इम्पोर्टेंट होता था कि इस मैच में अगर अच्छे रन बने तो शायद अगली टेस्ट मैच में खेलूँ, ऐसा बहुत बार होता था। तब वो बहुत देखती थी, और घर वाले भी, मेरी माँ, बहन और सब। लेकिन मेरी वाइफ को क्रिकेट का शौक नहीं इतना, क्योंकि रिटायर होने के बाद उसने कभी मैच देखी नहीं, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं, वो टीवी चैनल पे क्रिकेट पे कभी टिकती नहीं। कमेंट्री भी अभी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं, जितना खेलना इम्पोर्टेंट है उतनी कमेंट्री इम्पोर्टेंट नहीं। तो कभी कभार सुन लिया तो ठीक है। मतलब आपकी क्रिटिक है वो? हाँ, क्रिटिक है डेफिनेटली। और शायद वो घर में एक ही वो क्रिटिक है। मेरी बहन भी है, लेकिन बहन उतनी क्रिटिकल नहीं है। माँ तो मेरी मुझे लगता है कि जेन्युइन क्रिकेट फैन है। अच्छा। मेरा करियर खत्म होने के बाद भी उसको क्रिकेट में उतनी दिलचस्पी है, और वो कोई भी मैच दे सकते हैं, पाकिस्तान न्यूजीलैंड या पाकिस्तान वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी मैच वो देख सकते हैं। आपके क्रिकेट कमेंट्री के ऊपर आए इससे पहले हम एक बात और जानना चाहेंगे कि जैसे मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा था कि उनको जो क्रिकेट जो मिला उनके नाना से मिला था उनको, और उनको वो टेस्ट मैच खेलते नहीं देख सके और उसके पहले वो गुजर गए। ये दुर्भाग्य यहाँ भी रहा है, जब आपके डैडी आपको टेस्ट मैच खेलते नहीं देख सके और उसके पहले। तो क्या ये अफसोस आपको है? आप बता पाते कि आप अपने पिताजी के सामने टेस्ट मैच खेल पाते? मुझे लगता है कि ये बहुत ही दुख की बात है, जैसे अजहर के साथ हुआ था। और मुझे स्पेशली ये लगता है क्योंकि मेरे बचपन में पिताजी ने ऑल्दो क्रिकेट में मेरे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो हर उनके क्रिकेटिंग कम्युनिटी में हर लोगों को ये कहते थे कि मेरा बेटा आगे जाके इंडिया खेलेगा, वो टेस्ट क्रिकेटर बनेगा। बहुत पहले से ये उनको ये पता था कि मेरे में उतनी इच्छा है या टैलेंट है जिससे मैं भारत को खेल सकूं। तो वो उन्होंने एज्यूम किया था कि मैं आगे जाके
टेस्ट क्रिकेटर बनूंगा। तो दुर्भाग्य यही है कि उन्होंने वो देखा नहीं होते हुए। उस जमाने में क्या होता था कि बच्चों के मुंह पे उनके सामने उनकी तारीफ नहीं करते थे। उनके जो पेरेंट्स थे वो मन ही मन खुश होते थे और किसी भी तरह उन्हें इंस्पायर करते थे, पर सामने कभी तारीफ नहीं करते थे, पर पीठ पीछे जरूर तारीफ करते। तो ऐसे ही आपके पिताजी की भी एक्सपेक्टेशन रही होंगी। वही था, और उन्होंने पीठ पीछे तारीफ करने की कोशिश करते। मुझे याद है कि मैं एक बार सुनील गावस्कर के घर गया था और वो बार बार वहाँ पर जाते थे। उनकी माँ और मेरे पिताजी ऐसे माने हुए भाई बहन थे। तो जब सुनील गावस्कर इंडिया में आते तो मेरे पिताजी इमीडिएटली उनको मिलने जाते थे और पूछते थे कि कैसा रहा टूर, कौन सा बॉलर अच्छा था। तो उस दौरान भी वो मेरे बारे में बोलते थे, और जब अच्छी बात कहनी हो तो मुझे बोलते जरा कान बंद करो तुम। तो मैं बच्चा था तो कान बंद करता, लेकिन सुनाई तो सब कुछ देता था। और वो बोलते थे कि बहुत ही अच्छा खेल रहा है और मुझे लगता है कि इजीली जाके टेस्ट क्रिकेट खेलेगा। तो तब वो बाकी लोग समझते होंगे कि पिताजी है इसीलिए कह रहे हैं, देखेंगे आगे क्या होता है, लेकिन ऐसा बहुत बार हुआ। आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। बैठी हैं मिलके सब यार अपने, सबके दिलों में अरमा ये है। बैठे हैं मिलके सब यार अपने, सबके दिलों में अरमा ये है। वो जिंदगी में कल क्या बनेगा, हर एक नजर का सपना ये है। कोई इंजीनियर का काम करेगा, बिजनेस में कोई अपना नाम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा।
अच्छा एक चीज़ और जानना चाहते, जैसे आपने बताया कि आपके पिताजी के समय में भी जाने माने सब क्रिकेटर्स आपके घर आया करते थे, फिर आपने क्रिकेट खेलना शुरू किया तो भी सारे के सारे बहुत वेल नोन प्लेयर्स आपके साथ रहे हैं। आपको कोई एक ऐसा खिलाड़ी याद आता हो या बल्लेबाज खास तौर से जिसने आपको कोई टिप दी हो और वो आपके बहुत काम आई हो? ऐसे तो बहुत सारे लोगों ने आपको टिप्स वगैरह दी होंगी, पर कोई एक खास बात याद आ रही हो आपको? जब मैं छोटा था, खेलता था, तब पिताजी जब थे तो मेरा एक ऑटोग्राफ बुक होता था, तो मैंने सबके ऑटोग्राफ्स लिए थे। तो उसमें सिर्फ किसी ने ऑटोग्राफ नहीं किया था, अपनी सिग्नेचर नहीं दी थी, उसके साथ कोई मैसेज हुआ करता था। हर क्रिकेटर ने 3-4 लाइन का मैसेज मुझे दिया था, तो मुझे वो एक बहुत स्पेशल पहले से इंस्पिरेशन मिला। और जो टिप होती है, मुझे लगता है कि जब आप सीरियसली क्रिकेट खेलना चालू करते हैं और बैटिंग में 1-2 लाइनें कोई कहे तो उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता। तो उसमें मुझे लगता है कि संदीप पाटिल ने मेरी मैं जब रणजी ट्रॉफी खेल रहा था, उन्होंने बहुत अच्छी बातें उन्होंने बताई। फिर दिलीप वेंगसरकर, जब मैं भारत को फर्स्ट टाइम खेला तो दिलीप वेंगसरकर कप्तान थे, उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट 2-3 चीज़ें बताई। रवि शास्त्री एक बहुत ही अच्छे मोटिवेटर रहे मुझे, और अंत तक जब भी क्रिकेट में कोई प्रॉब्लम होता मैं उनके पास भागे जाता था और पूछता था कि क्या प्रॉब्लम। तो बेसिकली एक बम्बई की एक फिलॉसफी है कि किसी चीज़ से डरना नहीं। क्रिकेट में भी अगर फेलियर्स हो, कॉन्फिडेंस जीरो, बहुत बार ऐसा होता है कि कॉन्फिडेंस आपका इतना ख़राब हो जाता है कि बहुत क्रिकेटर्स मैचेस अवॉइड करते हैं कि क्यों जाके वापस फेल हो जाए, उससे ना खेले, थोड़े 2-3 महीने के बाद देखेंगे कि लक चेंज हुआ है कि। तो ये टिप्स हमको बहुत पहले से मिलती थी बम्बई क्रिकेटर से, वेंगसरकर, शास्त्री, गावस्कर से, कि कुछ भी हो आगे जाके लड़ना है। और वही चीज़ें हम लोग ने सीखी और हम अभी दूसरों को पास ऑन कर। जब आप कोई बहुत अच्छा मैच खेल के आते हैं और आपको अपने खेल से सेटिस्फेक्शन होता है, तो खुशी में कौन सा गाना गुनगुनाते हैं? गाने तो खुशी के बहुत है, और जब खुशी के गाने मैं सोचता हूँ तो किशोर कुमार का नाम सामने आ जाता है। और मैं बहुत ही बड़ा उनका फ़ैन हूँ। मुझे लगता है कि वो एक हमारे ज़माने के जीनियस थे। और जब इतने बड़े बड़े सिंगर लता मंगेशकर, आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी थे, उनके बीच आके खुद का एक अलग स्थान बनाना, उसमें मुझे लगता है कि ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी। तो उनका एक गाना सुनते हल्का फुल्का सा, और ये उनके रेगुलर हिट्स में से नहीं है। अगेन मैंने कोने से निकाल के एक गाना निकाल के अच्छे गाने तो मुझे लगता है कि ये इसका फ्लो इतना अच्छा है, और अगेन इट्स जस्ट अ नाइस सॉन्ग। और मुझे याद है मेरे बच्चों को कभी कभी मेरे पे ड्यूटी आती थी उनको सुलाना, तो वो मैं गाना लगा के उसको लेके घूमता था और क्विकली वो सो जाता था। उसको भी ये गाना याद है बचपन से। संजय जी, आपकी पसंद का ये गाना तो हम सुनवाएंगे, पर उससे पहले एक प्रॉमिस कि आपको जो गाना सबसे अच्छा लगता है और आप कभी अपने दोस्तों की महफिल में बैठते हैं तो आपसे गाने के लिए कहा जाता है तो आप गाते हैं, उसका एक स्टैंजा हमारे श्रोताओं को गा के जरूर सुनाएंगे। प्रॉमिस। चलिए ये सुनते हैं आपकी पसंद का गाना। मतवाले हम मतवाले तुम, चलते रहे यूं ही कदम। दिल वाले हम दिल वाले तुम, बढ़ते चले यूं ही कदम। मतवाले हम औरों के काम आजा, मिल मिल के झेलता जा, मुश्किल जो राहों में है। मतवाला नाम है, मस्ती से काम है, मस्ती निगाहों में है। दिल जब डोले मचल मचल के, फिर क्या चलना संभल संभल के। दिल है जवान काहे का गम। मतवाले हम मतवाले तुम, चलते रहे यूं ही कदम। मतवाले हम
रंगीन नजारे अपने दम से हैं प्यारे, हमको नजारों से क्या, हर दिल के प्यार हम, सबकी बहार हम, हमको बहारों से क्या, सबसे नैना मिला मिला के, दिल की कलियां खिला खिला के, चलते चले लहरा के हम, मतवाले हम, मतवाले तुम, चलते रहे यूं ही कदम, मतवाले हम। कैसा जीना अकेले, गैरों का दर्द ले ले, अपना तो काम यही, अपना तो सिन यही, अपना तो दिन यही, अपनी तो शाम यही, गिरते जन को उठा उठा के, हर रोते को हंसा हंसा के, गाए जा तू जब तक है दम, मतवाले हम, मतवाले तुम, चलते रहे यूं ही कदम, मतवाले हम। हाँ, ये गाना खत्म हुआ और अब आपका गाना शुरू होगा। अच्छा, इमीडिएटली? इमीडिएटली। ये एक गाना मैं हमेशा गाता हूँ दोस्तों के सामने। एक्चुअली मुझे शौक नहीं रहता है कि बहुत लोग ऐसे रहते हैं कि दूसरों को बोलते हैं कहो ना मुझे गाने के लिए, और वो बिल्डअप करते हैं ऐसा माहौल। फिर लोग एक हमारे क्रिकेट हुआ करते थे महाराष्ट्र से, मिलिंद गुंजाल, वो इस हैबिट में रहते थे। अच्छा। कि अगर पार्टी थोड़ी रंग गई तो वो आजू बाजू को बोलते कि जरा बोलो ना मेरा गाना सुनने के लिए। फिर वो लोग बोले चलो मिलिंद का गाना सुनते हैं, और फिर वो बहुत खुश होके गाता। मैं जरा रिलक्टेंट सिंगर हूँ, लेकिन प्रॉमिस आपने लिए तो ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और वो भी किशोर कुमार का है। और ऐसा है वो, भौरे की गुंजन है मेरा दिल, कब से संभाले रखा है दिल, तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए। मुझे कब से थी प्यार की जुस्तजू, मेरी जिंदगानी में है तू ही तू, मैं आया हूँ दुनिया में तेरे लिए, मेरे दिल में झूमे तेरी आरज़ू, भौरे की गुंजन है मेरा दिल, कब से संभाले रखा है दिल, तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए। क्या बात है, बहुत अच्छे। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपसे बातें कम करें और आपसे गाने ज्यादा सुने। दोस्तों, ये शानदार मैच, रोचक सवालों की बॉलिंग पर जवाबों की शानदार बैटिंग, यहीं रोकने का समय आ गया है। क्या करें, समय बड़ा बलवान है, लेकिन मायूस ना हो, इसकी दूसरी पारी होगी अगले हफ्ते, और पारी के आकर्षण होंगे मैच फिक्सिंग, संजय जी की शौकिया गायकी और विविध भारती के बारे में इनके नेक ख्याल और इनका घर परिवार। तो आइए इनके घर से अब हम स्टूडियो वापस चलते हैं अपने रिकॉर्डिंग इंजीनियर दिलीप कुलकर्णी और रीटा रेबलो के साथ। प्रस्तुति सहयोगी थे चंद्रशेखर भुयार, कार्यक्रम को संयोजित करने में सहयोग दिया शकुंतला पंडित ने, और विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया राकेश जोशी ने। अब दीजिए इजाजत, आप सभी को कमल शर्मा का नमस्कार। आज के मेहमान। भारती बदल रही है दुनिया के साथ। अब विविध भारती और सोशल मीडिया होंगे साथ साथ। हम साथ साथ हैं।
हमारी सुरीली सौगात। आप कहिए अपने दिल की बात। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। रुक जाओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा। दिल हमारे नाम कीजिए और भेज दीजिए इस एड्रेस पर। facebook.com/VBS Mumbai, Instagram.com/VBS Mumbai और हमारा ट्विटर हैंडल है @VBS Mumbai। तेरा आशिक बन